चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द के बारे में और शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड के क्लास 10th में यहाँ से लगभग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये 5 नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस लेसन को ढंग से पढ़ना और समझना जरूरी है। यदि इस लेसन को आप ढंग से देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आपसे वादा रहा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे शब्द के भेद। तो चलिए शब्द के भेद में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि आखिर शब्द किसे कहते हैं। शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलता है और मिलने के बाद वह किसी अर्थ को देता है, किसी अर्थ को उत्पन्न करता है, तो ऐसे वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शब्द का। परिभाषा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि जब एक से अधिक वर्ण या एक से अधिक अक्षर आपस में मिलता है और मिलने के बाद कोई सार्थक अर्थ उत्पन्न करता है, तो वैसे चीजों को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लड़का। इस लड़का का निर्माण कैसे हुआ? तो ल जोर र जोर का। इसमें देखिए ल एगो वर्ण, र दूसरा वर्ण और का तीसरा वर्ण, ये 3 गो वर्ण आपस में मिला है, तभी जाकर के लड़का का निर्माण हुआ है ना। और इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। यदि दूसरी बात करें तो क वर्ण जोर म वर्ण जोर ल वर्ण, इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो बन जाएगा कमल। और इसे कमल का खास अर्थ होता है। कमल एक प्रकार का फूल है जिसका रंग पिंक होता है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन पूछे कि वर्ण शब्द किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे जब 2 वर्ण या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिले और मिलने के बाद एक अर्थ उत्पन्न करे, तो उसको हम लोग शब्द कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर देखो बाबू, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा कहलाता है निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर सार्थक शब्द किसे कहेंगे। तो सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसको हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर राम लिखा हुआ है, इस राम का एक अर्थ होता है, तो भैया राम किसी लड़का का नाम हो सकता है। लोटा लिखा हुआ है, इस लोटे का कुछ अर्थ होता है। लोटा मतलब क्या? पानी पीने का एक बर्तन। तो जिसका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द, जिसका अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द देखिए, निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में छ हल, बताइए इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द कहा जाता है। कौन शब्द कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, ये VVI क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछा ही पूछा जाता है। इसको आप लिख के ले लीजिए, है ना, और इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा। तो कैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में? तो क्वेश्चन पूछेगा व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला कहलाता है रूढ़, दूसरा कहलाता है यौगिक और तीसरा कहलाता है योग रूढ़। तीसरा योग रूढ़। तो बताइए व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। पहला कहलाता है रूढ़, दूसरा कहलाता है यौगिक और तीसरा कहलाता है योग रूढ़। अब बारी बारी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहली बात कि रूढ़ किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई शब्द लिखा हुआ जैसे घर, इस घर को यदि हम तोड़े तो घ
जोर र, घर। क्या इस घ का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या इस र का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब वह शब्द जिसको आप दो भागों में तोड़ते हैं और अलग अलग भागों में तोड़ने के बाद दोनों में से कोई का अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, लोटा लिखा हुआ था, लोटा। इस लोटा शब्द को अलग अलग तोड़े तो हो जाएगा लो और टा। क्या इस लो का कुछ अर्थ होता है? नहीं होता है। टा का कुछ अर्थ होता है? नहीं होता है। तो वह शब्द जिनको आप तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद दोनों में से कोई का भी अर्थ न निकले, ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ कहते हैं। क्या कहेंगे? रूढ़। चलिए दूसरा नंबर पे आइए, यौगिक शब्द। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है, यानी कि यौगिक वह शब्द कहलाएगा जिसमें किसी शब्द को आप खंडित करते हैं और खंडित करने के बाद दोनों के दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, विद्यालय। इस विद्यालय को यदि हम तोड़े तो बन जाएगा विद्या जोर आलय। विद्या का भी अर्थ होता है, विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है घर। तो बताइए, विद्यालय शब्द को हम लोगों ने तोड़ा और तोड़ने के बाद दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह शब्द यौगिक कहलाएगा। गारीवान। इस गारीवान को यदि हम तोड़े तो गारीवान को यदि हम तोड़े तो गारी जोर वान, गाड़ी जोर वान। तो बताइए, गाड़ी का मतलब हो जाएगा गाड़ी और वान का मतलब होता है चलाने वाला। दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह भी यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक। देव मंदिर की यदि हम बात करें, इसको अलग अलग करें तो देव जोर मंदिर, देव मंदिर। देव का मतलब हो जाता है देवता और मंदिर का मतलब होता है घर। तो बताइए, देव मंदिर को हमने अलग अलग भागों में तोड़ा और तोड़ने के बाद दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये भी यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। तीसरा नंबर में है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो जो शब्द खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में पंकज। इसका मतलब यह हुआ रे बाबू कि योग रूढ़ में वैसे शब्द को शामिल किया गया जिसके खंडित करने पर अर्थ तो निकलता है, लेकिन वो सामान्य अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ को बताए, तो ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में पंकज। पंकज का यदि हम विच्छेद करें तो पंक जोर जौ। पंक का मतलब हो जाता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्मना या जन्म लेना। तो बताइए, ऐसे जनरली कीचड़ के अंदर में तो बहुत सारे पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, लेकिन सभी अर्थों को छोड़कर पंकज का केवल और केवल अर्थ होता है कमल का फूल। किसका फूल? कमल का फूल। तो वह शब्द जो अपने सभी अर्थों को छोड़ के कोई विशेष अर्थ देता हो, तो ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। तो बताइए, पंकज कौन सा शब्द है? योग रूढ़। लंबोदर की यदि बात करें, इसका विच्छेद करें तो लंब जोर उदर, लंब जोर उदर। इसका मतलब ये हुआ, लंब का मतलब हो जाता लंबा, उदर का मतलब हो जाता पेट, यानी कि जिसका पेट लंबा हो उसको हम लोग लंबोदर कहेंगे। लेकिन लंबोदर का मतलब किसी का भी नहीं होता। लंबोदर के अर्थ से किसी एक विशेष चीज की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार गणेश जी कहा जाता है। तो लंबोदर का साफ सुथरा मीनिंग और विशेष मीनिंग होता है गणेश जी। हिंदू धर्म के देवता हैं गणेश जी, है ना। तो इसलिए ये सारे के सारे शब्द योग रूढ़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ हो जाएंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे रे बाबू कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में पूछता है। किस में पूछता है? सब्जेक्टिव में पूछता है। तो इसको हम लोग वीवीआई मार के याद करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज
और 4 नंबर में विदेशज होता है। 4 नंबर में क्या होता है? विदेशज होता है। फिर से बताइए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होंगे? तो 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि आखिर तत्सम शब्द किसको कहेंगे, तत्सम किसे कहेंगे। तत्सम संस्कृत के उन शब्दों को कहते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए, यानी कि संस्कृत का वह शब्द जिसका इस्तेमाल डायरेक्ट हिंदी में होता है आज के समय में, ऐसे शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत का वह शब्द जिसका इस्तेमाल हम लोग हिंदी में डायरेक्ट करते हैं, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। कौन शब्द कहते हैं? तत्सम। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जीवन, ये संस्कृत शब्द है लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हिंदी में होता है। यात्रा संस्कृत शब्द है, इसका इस्तेमाल हिंदी में होता है। पथिक, पथिक का मतलब होता है मुसाफिर, यात्री। पथिक एक संस्कृत शब्द है लेकिन इसका भी इस्तेमाल डायरेक्ट हिंदी में होता है। इसलिए ये सारे शब्द संस्कृत होते हुए भी हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। कौन शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। अथी बना लेना, शॉर्ट्स बना लिया तो अपना मोबाइल से। दूसरा नंबर में देखिए तद्भव लिखा हुआ, तद्भव यानी कि संस्कृत का वह शब्द जिसको मॉडिफाई करने के बाद हिंदी में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे शब्द को तद्भव कहते हैं। फिर से समझिएगा, संस्कृत का वह शब्द जिसको मॉडिफाई करने के बाद हिंदी में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे शब्द को तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा सा, अग्नि। अग्नि एक संस्कृत शब्द है, अग्नि एक संस्कृत शब्द है लेकिन इसी शब्द को मॉडिफाई करके आग शब्द बना जिसका इस्तेमाल हिंदी में हो रहा है, तो ये आग जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। आग कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कृष्ण। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है, इसी कृष्ण से कान्हा बना हुआ है, कान्ह। तो ये कान्ह जो है ये संस्कृत के कृष्ण शब्द से बना है, इसलिए ये भी तद्भव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तद्भव। मकर ये एक संस्कृत शब्द है, इसी को मॉडिफाई करके एक शब्द बनाया गया जिसको मगर कहते हैं, तो ये मगर संस्कृत शब्द से बना है, इसलिए यह मगर तद्भव कहलाएगा। श्रीगाल से इसको जब मॉडिफाई किया गया तो सियार शब्द बना। कौन शब्द बना? सियार। तो ये सारे के सारे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। कौन शब्द कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे, क्योंकि इनमें संस्कृत को ही मॉडिफाई करके, है ना, हिंदी में इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये तद्भव कहलाएंगे। तीसरा नंबर में देखिए देशज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देशज। यानी कि हमारे देश के अंदर में अलग अलग भाषा है जो देश के अंदर में बोली जाती है, तो देश के अलग अलग लोकल भाषा से कोई शब्द निकाल लिया गया और उसका इस्तेमाल हिंदी में किया जा रहा है, तो ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, पिल्ला, है ना, कुत्ते के बच्चे को गांव घर में अपने भाषा में हम लोग पिल्ला बोलते हैं, तो ये पिल्ला शब्द देशज हो गया। दूसरा नंबर में चटपट। जब कोई इंसान किसी काम को करने के लिए उतावला हो जाता है तो इंसान क्या बोलता है कि बहुत ज्यादा चटपटा गया, चटपट, तो ये शब्द जो है देशज है। बात करें डिबिया। डिबिया, तो डिबिया का इस्तेमाल हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ये हमारे देश का शब्द है, इसलिए देशज कहलाएगा। तो डिबिया किसे कहते हैं? तो भैया बचपन में या पहले के समय में लोग, है ना, शीशा का बना हुआ बोतल, इसमें तेल डाल देता था और इसमें बत्ती लगा करके लोग दीप जलाता था, दिया जलाता था, तो उसी को डिबिया कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? डिबिया कहा जाता है। इसके बाद से मुझे विदेशज, यानी कि वह शब्द जो विदेशी भाषा से लिया गया हो और उसका इस्तेमाल हिंदी में हो रहा है, तो ऐसे शब्द को विदेशज कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल क्या है? इंग्लिश शब्द है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हम लोग हिंदी भाषा जब बोलते हैं तो उसे हिंदी भाषा में हॉस्पिटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह हॉस्पिटल शब्द विदेशज कहलाएगा, क्योंकि यह विदेशी भाषा इंग्लिश से लिया गया है और इसका इस्तेमाल हिंदी में करते हैं, इसलिए यह शब्द विदेशज कहलाएगा। अब देखिए
और कौन कौन सा है? अरबी से कौन कौन सा लिया गया है? तो एतबार, है ना, एतबार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से, आगे समझ सकता है। तो बताइए ये एतबार शब्द जो है ये कौन भाषा से लिया गया? अरबी से लिया गया। तारीख शब्द अरबी से लिया गया। अदालत शब्द अरबी से लिया गया। कर्ज शब्द अदालत से लिया गया। और इसका इस्तेमाल हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं, इसलिए ये सारे शब्द विदेशज कहलाएंगे। अंग्रेजी से कॉलेज अंग्रेजी शब्द है, स्कूल अंग्रेजी शब्द है, रेल अंग्रेजी शब्द है, पुलिस अंग्रेजी शब्द है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हम लोग हिंदी में करते हैं, इसलिए ये भी विदेशज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विदेशज कहलाएगा। पुर्तगाली से, पुर्तगाली भाषा से कौन कौन सा शब्द आया? फीता, बाल्टी, अलमारी। ये ऐसे शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में अपना लिए, इसलिए ये सारे शब्द विदेशज कहलाएंगे। इतना बात समझने में आप लोग को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय के अनुसार बदलता है। तो जो बदलेगा उसको हम लोग विकारी शब्द कहेंगे, और जो नहीं बदलता है इसके अनुरूप उसको अविकारी शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गाना आप लोग सुने होंगे कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो जो मौसम की तरह बदल जाए उसको विकारी शब्द कहते हैं, और जो ना बदले उसको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लड़का, एक लड़का है तो लड़का का इस्तेमाल होगा। एक से अधिक लड़का रहेगा तो उसको हम लोग लड़के बोलेंगे, है ना। यदि पुल्लिंग है तो पढ़ता का इस्तेमाल होगा, स्त्रीलिंग है तो पढ़ती का इस्तेमाल होगा। तो ये ऐसे शब्द हैं जो लिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है और वचन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, उसके अनुरूप ये बदलता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन सामने में कोई आ जाए, कोई भी लिंग रहे, कोई भी वचन रहे, कोई भी कारक रहे, ना बदले, तो ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे एग्जाम्पल में देखिए और लिखा हुआ है, और ये धीरे, ये ऐसे शब्द हैं जिन पर कोई लिंग का, कोई वचन का, कोई कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा अपने ही स्थिति में रहता है। तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। इतना बात समझे में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो एक बार यहाँ पे आप लोग का टेस्ट लिया जा रहा है कि भाई आप लोग का तैयारी कितना है और ये किस तरीके से इसको हम लोग सवाल जवाब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरें। क्वेश्चन क्या है? अक्षर, त्र और ज्ञ, इस तरीके के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? तो अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, ये ऐसे वर्ण है ना, जिनका निर्माण अलग अलग वर्णों के मिलने से हुआ है। तो इसलिए ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि सर इसको संयुक्त वर्ण कैसे कहते हैं? क्योंकि भैया दो गो वर्ण के मिलने से ये शब्द बना है, वर्ण बना है, इसीलिए इन वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए अक्षर, तो क हलंत जोड़ मूर्धंत स, ये दोनों जब आपस में मिलता है तो अक्षर का निर्माण होता है। त हलंत जोड़ र, ये दोनों जब आपस में मिलता है तो त्र का निर्माण होता है। ज हलंत जोड़ य, जब ये आपस में मिलता है तो ज्ञ का निर्माण होता है। स हलंत जोड़ र, जब ये आपस में मिलता है तो स्त्र का निर्माण होता है। तो बताइए ये जितने भी वर्ण आपको दिख रहा है ये दो को वर्ण के मिलने से बना है कि नहीं बना है?
इसलिए ये संयुक्त वर्ण कहलाएंगे। कौन वर्ण कहलाएंगे? संयुक्त वर्ण। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन, तालव्य स्व। तालव्य स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई, दीर्घे, च, छ, य, तालव्य स्व, ये जो कुछ भी है इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसको हम लोग तालु से लिख देंगे। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो भैया क का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, ये कौन सा व्यंजन है? तो भैया उष्मीय व्यंजन है। कौन व्यंजन है? उष्मीय व्यंजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। अंग, य, मूर्धन्य न, ये कौन सा है? तो भैया इसको नासिक्य कहा जाता है, नासिक्य व्यंजन, क्योंकि इसका बोलने के लिए नाक का सहारा लेना पड़ता है। तो जिसको बोलने के लिए नाक का सहारा लेना पड़े उसको नासिक्य व्यंजन कहते हैं। कौन व्यंजन कहते हैं? नासिक्य व्यंजन कहते हैं। अब यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने अभी अभी आपको पढ़ाया है वो यहां पर दिया गया। तो जरा बताइए, यहां पर क्वेश्चन पहला नंबर में है कि त का उच्चारण स्थान क्या है? तो भैया त का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, यानी कि दांत का सहारा लेकर के त का उच्चारण करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट जब भी आपको बोलना रहता है तो मूर्धा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे री हो, ट, ठ, ड, ढ, न, र, मूर्धन्य स्व, इसको जब भी बोलना होता है तो मूर्धा का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? मूर्धा का। कौन सा शब्द रूढ़ है? बताइए कौन सा शब्द रूढ़ है? तो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था कि वह शब्द जिनका खंड करने पर खंडित चीजों का अर्थ न निकले उसको हम लोग रूढ़ कहते हैं। जैसे घर, इसको यदि आप खंड करें तो घ अलग कर दें और र अलग कर दें तो क्या घ का अर्थ निकलेगा? र का अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसलिए घर रूढ़ शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देता है वो योग रूढ़ कहलाता है। तो इसमें भैया पंकज जो है ये योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि पंकज का मतलब कमल का फूल हो जाता है। कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक मतलब जिनको आप खंडित करते हैं तो अर्थ निकलता है, इसमें आपको पहचानना है। तो भैया राजपुत्र ये यौगिक शब्द है। राज जोर पुत्र, राज का मतलब हो जाता है राज्य और पुत्र का मतलब हो जाता है बेटा, यानी कि राज्य का बेटा। बताइए तो इसका अर्थ निकला। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने जितना आपको पढ़ाया वह बात आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरीके से बने रहें, सपोर्ट करें। थोड़ा सा दिक्कत है, कभी कभी आवाज़ वगैरह सब क्लियर नहीं जा पाता है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग कंटिन्यू बने रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।